मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अरस्तु ने एक व्यक्ति को सामाजिक और राजनीतिक प्राणी माना है और उसकी इस प्रकृति के कारण ही मनुष्य की व्यक्ति की इस प्रकृति का परिणाम ही राज्य है। प्लेटो के समय सोफिस्ट लोग जो राज्य का जन्म समझौते का परिणाम मानते थे, ऐसा अरस्तु ने स्वीकार नहीं किया है। अरस्तु ने राज्य को स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था माना है। ये एक निरंतर विकास का परिणाम है। जैसे यहाँ पर मैं ये चर्चा करूँगा, कहना चाहूँगा कि अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति का जो क्रम है वो इस प्रकार से बताया है कि पहले एक विवाह पद्धति के द्वारा परिवार नाम की इकाई अस्तित्व में आती है और उसमें पति पत्नी, उनके बच्चे और दास, ये उस परिवार के सदस्य होते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक खास बात है। परिवार का एक मुखिया होता है, वो उस परिवार पर नियंत्रण करता है, वो उसका मालिक होता है। तो ये जो मालिक होना, नियंत्रण करना, उसको अच्छी प्रकार से चलाना, इसमें राजनीतिक बात आती है, राज्य संबंधी बात यहाँ पर आ जाती है बीज रूप में। दूसरा, एक परिवार की आवश्यकताएं हैं जिसको उसका मालिक पूरा करता है, परिवार का मुखिया पूरा करता है। तो हम राज्य में कई प्रकार से राज्य के जो प्रकृति बीज रूप है वो हम परिवार में पाते हैं। अब उस परिवार कुछ समय के लिए ठीक है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अपने स्तर पर वो पूरा करते हैं, पर ज्यों-ज्यों विकास क्रम आगे बढ़ता है, एक समय के बाद परिवार का मुखिया परिवार की सारी आवश्यकताओं की अपने स्तर पर पूर्ति नहीं कर पाता है, असमर्थ पाता है। तो परिवार को उससे बड़े संगठन या संस्था की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो बहुत से परिवारों ने मिलकर एक ग्राम का निर्माण किया। तो ग्राम नाम की संस्था अस्तित्व में है। ग्राम परिवार के स्तर पर जिन आवश्यकताओं को, समस्याओं को पूरा किया जाता था, उससे कई गुना ज़्यादा वो अपने स्तर पर पूरा करता है। जो भी बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक उनकी आवश्यकताएं हैं, समस्याएं हैं, उनको वो अच्छी प्रकार से टैकल करता है। ग्राम नाम की इकाई, ग्राम नाम की संस्था। पर समय
काफ़ी समयोपरांत अब ग्राम नाम की संस्था भी उन परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ पाती है। ये विकास का नियम भी है। विकास को कोई आज भी हम नहीं कह सकते कि ये इसने अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब इससे आगे इसका कोई अन्य स्वरूप नहीं होगा। ये चलता रहता है अनवरत। तो ग्राम भी एक जगह खुद को वो सारी आत्मनिर्भरता वाली जो विकास की सारी बातें उनको पूरा करने में असमर्थ पाता है। तो ऐसी स्थिति में आगे चलकर बहुत से ग्राम मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं और यहाँ पर नगर राज्य अस्तित्व में आता है। ये जो नगर राज्य नाम की संस्था है, ये अपना आप में आत्मनिर्भर है, सर्वोच्च संस्था है। ये अपने स्तर पर अपने राज्य में, उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं और समस्याओं को पूरा करने में समर्थ होता है। नगर राज्य में वो सामर्थ्य होती है। तो इस प्रकार से ये एक परिवार से चलकर और राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में आई है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये स्वाभाविक और प्राकृतिक है। ये चीज़ें जो परिवार में वो बीज रूप में देखते हैं, ग्राम में बीज रूप में देखते हैं, ग्राम का भी मुखिया होता है। तो ये इस प्रकार से चलते चलते ये आई। अब ये तो थोड़ा सा हमने इसका एक पृष्ठभूमि के रूप में चर्चा की है। अब हम अरस्तु ने जो उसके जो राज्य विषयक जो विचार हैं, राज्य विषयक जो उसका सिद्धांत है, उसकी जो विशेषताएं हैं खास, उनको लेकर मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बताऊंगा, चर्चा करेंगे। तो उसकी पहली विशेषता है, अरस्तु ने जो राज्य के बारे में कहा है और जो सार रूप में जो चीज़ें निकल कर आती हैं कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। ये जो अभी हमने चर्चा की है कि परिवार से ग्राम, ग्राम से राज्य, और फिर ये कहना चाहिए व्यक्ति का ही बड़ा रूप, या फिर कहना चाहिए व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बना है, या फिर कहना चाहिए परिवार का विकास होते होते ही परिवार से ग्राम और राज्य अस्तित्व में आया है। ये स्वाभाविक और प्राकृतिक क्यों है? जैसे अरस्तु ने एक जगह कहा है कि कोई मनुष्य ये कहे कि मुझे समाज और राज्य की आवश्यकता नहीं है, तो अरस्तु ने कहा है ऐसा या तो कोई पशु हो सकता है या फिर कोई देवता। मनुष्य को तो निश्चित रूप से समाज और राज्य की आवश्यकता होगी ही होगी, क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व खतरे में होता है। अस्तित्व पर संकट, प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। तो इस प्रकार से ये एक स्वाभाविक संस्था है। दूसरी विशेषता, राज्य सर्वोच्च समुदाय है। अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च समुदाय माना है। देखो, और हम छोटे मोटे बहुत से समुदाय होते हैं, बहुत सी संस्थाएं होती हैं, तो राज्य उन संस्थाओं से, अंगों से मिलकर ही बनता है, ये भी है। पर अन्य जो अंग और जो संस्थाएं हैं, समुदाय और संस्थाएं हैं, उनका अस्तित्व भी राज्य में ही संभव है। यदि राज्य नाम की संस्था जो सर्वोच्च संस्था है, जो सर्वोच्च अच्छाई, हाईएस्ट गुड का प्रतीक है, उसके बिना उनका अस्तित्व संभव नहीं है। तो अनेकों
समुदाय और संस्थाएं हो सकते हैं, पर उनका विकास भी, उनका अस्तित्व भी राज्य नाम की सर्वोच्च संस्था है उसके कारण ही है। और वो सर्वोच्च संस्था वो सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करना चाहती है और वो प्राप्त करती है, और प्राप्त करने के बाद में उस अच्छाई को वो सब में वितरित भी करती है। पूरे राज्य के परिवार, ग्राम, व्यक्ति सब उसके संभागी बनते हैं। तो इस प्रकार से राज्य सर्वोच्च संस्था है। तीसरी विशेषता, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। इसका सीधा अर्थ ये होता है कि राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में। अब समय के अनुसार व्यक्ति और परिवार पहले आता है, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले आता है। और यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि राज्य संपूर्णता को लिए हुए है, वो अपना आप में संपूर्ण है, समग्र है, और व्यक्ति उसका एक अंग मात्र है। तो समग्र पहले आता है, अंग बाद में। क्योंकि अंग का अस्तित्व ही संपूर्ण जो होल है उस पर टिका हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि राज्य है वो व्यक्ति का पूर्वगामी है। अगली विशेषता, राज्य का स्वरूप जैविक या सावयवी है। अरस्तु ने राज्य का स्वरूप जैविक माना है, ऑर्गेनिक। राज्य की प्रकृति कैसी है? जीवधारी जैसी है। कोई जीवधारी प्राणी है उस जैसी है। उस जैसी कैसे है? जैसे मनुष्य शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसके हाथ, पैर, कान, आँख, नाक, कितने अंगों से मिलकर हम संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। ये पूरा जो शरीर की रचना है, संरचना है, इसको हम देख सकते हैं। तो राज्य भी इसी प्रकार से उसके अंतर्गत जितने भी संगठन, संस्थाएं, समुदाय हैं, उन सब से मिलकर बनता है। व्यक्तियों से, ग्रामों से, और जो इसके इर्द गिर्द हैं, उन सारी चीज़ों से मिलकर इसका वो अस्तित्व में आया है, उसका निर्माण होता है। तो ये एक ऑर्गेनिक थ्योरी, ये सावयवी सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। अब हम शरीर और अंगों की बात करें, एक राज्य और उसके अंगों की बात करें, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अंग संपूर्ण है वो पहले है, अंग बाद में है। जितना संपूर्ण का महत्व है उतना अंगों का नहीं होता है। संपूर्ण है, नगर स्टेट, नगर राज्य अस्तित्व में हैं, अच्छी प्रकार से कार्य कर रहा है, उसके सारे अंग, समुदाय, संस्थाएं स्वस्थ हैं, तो उतना ही वो नगर राज्य भी स्वस्थ होगा। उसका वो पूरा लाभ उसके अंगों को मिलता जाएगा। तो इस प्रकार से ये उन्होंने इस पर जैविक सिद्धांत की तरह इसको देखा है। राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। अगली विशेषता, राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है। परिवार में कैसा भी परिवार हो, कोई व्यक्ति अपनी सारी आवश्यकताओं को उस स्तर पर पूरा नहीं कर सकता। आप सारी चीज़ें परिवार में पैदा नहीं कर सकते। तो फिर गांव आया, पर काफ़ी समय बाद गांव भी बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाया, और आगे चलकर फिर नगर राज्य अस्तित्व में आए। ये नगर राज्य अपना आप में आत्मनिर्भर हैं। प्रत्येक परिवार और मनुष्य की जितनी भी भौतिक, आर्थिक, नैतिक
आवश्यकताएं हैं, ये उन सब को पूरा करने में समर्थ है, ये सामर्थ्य रखता है, इसकी क्षमता होती है। और अरस्तु ने नगर राज्य को ही सर्वश्रेष्ठ राज्य माना है। अरस्तु के समय ही फिलिप नाम के शासक ने यूनान के नगर राज्यों का अंत करके साम्राज्य का निर्माण किया था। अरस्तु ने अपने चिंतन के अंतर्गत उस साम्राज्य का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही अरस्तु दूरदृष्टा भी था कि जो आज जो चल रहे हैं राष्ट्रीय राज्य के रूप में, इस राष्ट्रीय राज्यों को लेकर भी उन्होंने कोई वो अपने विचार व्यक्त नहीं किए। अपने बौद्धिक चिंतन का विषय नहीं बनाया। उन्होंने केवल नगर राज्य को ही सबसे अच्छा आदर्श माना है। और ये हर जो कार्य, हर जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में सामर्थ्य रखता है, आत्मनिर्भर होता है। तो इस प्रकार से ये उन्होंने इसको, और अंत में जो आखिरी जो विशेषता है वो अरस्तु ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि राज्य का उद्देश्य जीवन की पूर्णता है। देखो, राज्य अस्तित्व में क्यों आया? जीवन के लिए तो आया है। मनुष्य के जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, या उसका जो व्यक्तित्व विकास है, या फिर कहना चाहिए उसका जो सर्वांगीण विकास है, वो सर्वांगीण विकास राज्य में ही हो सकता है। जैसे एक जगह कहा है, राज्य व्यक्ति के लिए, राज्य व्यक्ति के जीवन के लिए अस्तित्व में आया है, और सद्जीवन के लिए, उस व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान करने और उसका सद्जीवन उसको प्रदान करने के लिए उसका अस्तित्व अब भी बना हुआ है, उसमें निरंतरता है। आज भी हम राज्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने ये विचार राज्य के बारे में व्यक्त किए हैं, और आज हम यहीं इस विषय को समाप्त करेंगे, विश्राम देंगे, और आगे वाले वीडियो में हम और अरस्तु के विचारों का समग्र विवेचन करेंगे। धन्यवाद।